हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 8th क्लास है हमारी। बेसिकली हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है हम उसको आपका देख रहे हैं और इसी में हम अच्छे से आपका बात भी कर रहे थे और हम चैप्टर को देख रहे थे कि 1857 में जो आपकी बगावत हुई थी उसके दौरान कौन कौन से बदलाव आपके ब्रिटिश जो आपकी हुकूमत है यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन में ने किए। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो आपका खत्म हो गया, कैसे प्रशासनिक संबंधित जो कार्य हैं उनमें कुछ आपके परिवर्तन लाए गए और कैसे आपका गवर्नर जनरल को रद्द कर उनके स्थान पर वायसराय को आपका लाया गया। क्लियर है? और वायसराय का मतलब हमने समझा कि महारानी या ओब्लिक राजा का जो प्रतिनिधि है उसको वायसराय कहा गया और बहुत जगह उसको उपराजा की जो आपकी संज्ञा है वो भी दी गई। और आपका लंदन में एक भारत मंत्री यानी कि भारत सेक्रेटरी का पद बनाया गया और उसके लिए एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। क्लियर है? बोर्ड ऑफ आपकी कंट्रोल को बनाया गया। ये बहुत सारे आपका संरचनीय व आपका प्रशासनिक आपके परिवर्तन जो हैं आपको इनके अंतर्गत बेसिकली वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये चेंजेस थे क्यों? तो ये सारे चेंजेस थे बेसिकली जितने भी आपके चेंजेस हो रहे थे जो 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी ऐसी कोई क्रांति दोबारा ना हो, दोबारा ना पनपे, इसलिए ये सारे रिवोल्ट जो थे आपका आपके हुए थे। जीआईसी कोड कंडारा आप सुन पा रहे हैं? शाबाश। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ेगा माइक लेके आज? है कोई वॉलंटियर बच्चा जो माइक लेके पढ़े चैप्टर को? चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं अपने अपने डिजिटल बोर्ड पर। शाबाश। जीआईसी कोड कंडारा का बच्चा खड़ा हो जाए बेटा, माइक ले लें आप। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, थोड़ा इसमें बीच में छूट गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करते, पहले हम समरी को पढ़ा था। ये शुरू करिए। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी से सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेना निवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेना निवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका जिनके जिनका नागारेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपाही टू सूबेदार सिपाही से सीताराम पांडे सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग में इसी समय सरकार ने हेरेक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को
प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए कि ताकि इन्हें इस्तेमाल करने में से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्हें मुझे घर ले जाने की हिदायत दी। शाबाश। आपका नाम क्या है? गौरव कठेत। ठीक है गौरव कठेत, बैठ जाइए। पूरा चैप्टर हम लोग आपका पढ़े थे, लेकिन फिर भी बीच में मैं सोचा था कुछ आपके स्टडीज हैं जिनको ऐसे केसेस हैं जो अंदर उनको पढ़ना जरूरी है। देखिए, जब 1857 की जब आपकी क्रांति हुई, ये क्रांति था, विद्रोह था। हर आपके राइटरों ने, जितने भी लेखक थे उस समय, चाहे आपके भारतीय लेखक रहे हों, चाहे आपके विदेशी लेखक रहे हों, या अंग्रेजों ने भारतीयों से उस समय का स्मरण का मतलब है उस दौरान की घटनाओं को जो लिखवाया है, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर में उस समय की जो आपकी घटना थी उसका यथार्थ क्या है, यानी कि रियलिटी क्या है, ये दिखाने का प्रयास किया। और आपको समझना महत्वपूर्ण होगा कि जो 1857 की क्रांति हो रही है, ये 1857 की क्रांति होने का कोई एक पहलू नहीं है। क्या नहीं है? एक पहलू नहीं है। जब ये क्रांति हुई तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, और उस समय का एक कारण बना है तत्कालिक कारण। और आप अभी पढ़े हैं कि तत्कालिक कारण में क्या था? कारण ये था कि जो कास्तूर आए थे तो उन पर क्या लगे थे? आपके चर्बी लगी थी। ऐसी अफवाह फैल गई थी, ये वास्तव में थी नहीं थी, इसकी कोई है नहीं, लेकिन ये कहा गया कि जो कास्तूर तैयार किए गए हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। क्लियर है? गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अगर किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, हर व्यक्ति, मान लीजिए उन लोगों ने, जो लोग आपके आपके सेना में थे, उन्होंने राजनीतिक जो अभाव था या भेदभाव था उसको भी झेल लिया। राजनीतिक भेदभाव के साथ कैसा? जैसे कि कुछ पदों पर केवल यूरोपियन लोग या अंग्रेज ही आपका बन सकते थे, जैसे उस समय लेफ्टिनेंट का पद था, सूबेदार था, ये बहुत बड़ी पोस्टें हुआ करती थी उस समय फौज में, तो केवल यूरोपियन लोग ही होते थे, भारतीय लोगों को नहीं रखा जाता था। फिर उनके साथ अगर मान लीजिए आप भी सिपाही हैं और कोई आपका यूरोप का व्यक्ति भी सिपाही है, तो आपके वेतन में अंतर था, वेतन के साथ कुछ भत्ते मिलते थे, उसमें अंतर था, खाने पीने में और बहुत सारी चीजों में भेदभाव किया जाता था। क्लियर है? आर्थिक स्थिति ये थी कि जो हमारे देश की जनता थी, जो आपका जमींदारी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था और जो आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बनाई गई थी, इस व्यवस्था ने लोगों की स्थिति को और चरमरा दिया गया। लोग और आपके तंग हो गए और लोग और अपनी आर्थिक स्थिति पर गिरने पर मजबूर हो गए। जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हुई तो ये समस्या और विकट हो गई। तो जो स्थिति बनी उस समय, तो आर्थिक में कैसे हुआ? गांव में आपके टैक्स वसूले जा रहे थे जबरदस्ती, जमींदार आपके कर वसूल रहे थे। और कर वसूलने का कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था लगान, और लगान वो किससे वसूलवाते थे? उनके पास एक ऐसा वर्ग था जो उनके प्रति वफादार था, जिसको हमने कहा जमींदार। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, तो आपको मौका मिलेगा इसमें समझने का कि जमींदार भी इस क्रांति में कूद रहे थे। जैसे आरा के एक जमींदार थे कुंवर सिंह, मैंने आपको कल समझाया था ना, और बंगाल के, अवध के, ना जाने बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो इस क्रांति में, इस बगावत में भाग ले रहे थे। तो आप कहेंगे सर ये अंग्रेजों के तो ये आपके पक्षकार थे, उनके फेवर की बात करते थे, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इसके, मतलब ये इनके विद्रोही क्यों होंगे?
क्योंकि आप जानते हैं जमींदारी व्यवस्था में एक कॉन्सेप्ट था सूर्य अस्त का सिद्धांत, यानी कि आपके गांव को 20 गांव को 100 गांव का आपको जमींदार बना दिया गया है। आपको एक निश्चित डेट पर आपको जो लगान है वो आपको जमा करना है जमींदार को। अगर आपने लगान जमा नहीं किया तो आपकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी, किसी और व्यक्ति को जमींदार बना दिया जाएगा। तो जमींदारों को जमींदार बने रहने की सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर हम जमींदार हैं, अगर हम जमींदार बने रहेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। और बहुत लोगों की जिम्मेदारी व्यवस्था चली गई थी, जिसके कारण वो क्रांति में कूद गए। क्रांति में कूदे, ये बगावत और बढ़ने शुरू हो गई। क्लियर हो गया? बढ़ी तो ये हर रूप में बढ़ रही थी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। जैसे आप देखिए, पहले हमारे यहाँ आजकल तो ये जो आपका चलन है थोड़ा कम है, पहले कानों में बाली पहनने का चलन था, कान में बालियां पहनते थे, कर्ण भेद संस्कार हुआ करता था, तो कानों में बाली पहनने का जो आपका संस्कार था, तो इस चीज पर भी क्या करते थे अंग्रेज, वो लोग टोक लगाते थे, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्शन करते थे, प्रतिबंधित करते थे। तो जो लोग उसमें आपके भर्ती थे फौज में या सेना में, वो लोग उसका विरोध करते थे। आपका तिलक लगाने पर उनको आपका पाबंदी थी। तो ये सारी धार्मिक आहत हो रही थी। तो हर तरफ से क्या हो रहा था, किसानों का और आपका सिपाहियों का शोषण हो रहा था। अब देखिए, जो किसान है उन्हीं का बेटा कहाँ है, आपका फौज में भर्ती है, तो उनका कैसे हो रहा है, डबल में शोषण लग रहा है उनको कि हमारे घर वालों से, हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से ये अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं, कर वसूल रहे हैं, और हमसे यहाँ सेना में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे एक कहानी आपने पढ़ी थी ना, समुद्र पार यात्रा की कहानी, कि जब आपके अंग्रेज भारतीय सिपाहियों कहाँ भेज रहे थे, बर्मा युद्ध करने के लिए भेज रहे थे। बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार। तो वो क्या हो गया, विदेश कह रहे कि हमको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, और हम समुद्र पार करके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र पार करना उस जमाने में अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा क्यों नहीं माना था? ऐसे कहा जाता था अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करके गया वो कभी वापस नहीं आएगा, समुद्र उसको खा जाएगा। क्या कहानी थी? वास्तविकता ये थी कि उस समय इतने उन्नत जहाज नहीं थे, हवाओं की रुख के अनुसार जहाज चलते थे, तो कुछ लोग आपका युद्ध में मर जाते थे, कुछ लोग घायल हो जाते थे, और कुछ लोग जो था जहाजबाज पलटने का तूफान के चक्कर में फंस जाते थे। इसलिए विदेश की यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत सारी रूढ़िवादी, बहुत सारी भ्रांतियां थी जो हमारे समाज में फैली हुई थी। दूसरा, धार्मिक में आहत कैसे हुआ? एक हमारी प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था 1828 के आसपास। तो 1828 में जो बैन हुआ, 29 में कानून ला दिया। फिर आपका विधवा पुनर्भुवा अधिनियम आ गए, दास प्रथा पर रोक लगा दी कि आप नौकरों, आप जो है लोगों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, आप ले बेच नहीं सकते। तो ऐसा लगा भारतीयों को कि ये तो हमारे हर में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कैसे अंग्रेजों ने आपके जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत एक एक करके आपने देखा है कैसे आदिवासी लोगों के साथ जंगलों को छीना गया, जनजातीय लोगों ने कैसे ने वहां उसका विद्रोह किया। और इन सब का आपका जो फेज है वो पूरा फेज आप लोगों ने इसमें बड़े अच्छी तरीके से आपका देख लिया था। क्लियर है? तो ये सारे कारण थे। ऐसे ही हमारी एक जो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना, मानी के जल्दबाजी छा गई। हुआ क्या था, देखिए, अब एक सिपाही थे जिनका नाम था सूबेदार। ये उस समय सूबेदार बन गए थे। ये मानिए अगर कोई व्यक्ति उस जमाने में अगर सूबेदार बन जाए, अब सीताराम पांडे आपके सूबेदार बन गए, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई व्यक्ति उस जमाने में अगर सूबेदार पहुंच रहा है, यानी कि वो कितना काबिल और अंग्रेजों के कितने घनिष्ठ रहा होगा कि वो व्यक्ति अंग्रेज मतलब सूबेदार, यानी कि अफसर की पोस्ट हुआ करती थी, अफसर वाली, ऑफिसर है कि कोई सूबेदार है। 48 साल तक उन्होंने आपके नौकरी की, और बहुत सारे जितने भी आपके रिवोल्ट हुए, जो भी विद्रोह हो रहे थे, अवध में हो रहे थे, आपके सतारा में हुए, आपके महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्र में हुए, कानपुर में विद्रोह किया गया, दिल्ली में हुआ, बरेली में हुआ, बिहार में हुआ, जहां तहां जो भी आपके विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वालों में से एक थे सीताराम पांडे। लेकिन जो इनके पुत्र थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। और जब विद्रोहियों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता बरती कि उनके बेटे को उनके सामने ही मार डाला। क्या कर दिया? उनके सामने मार दिया। ठीक है। फिर जब वो रिटायर हो जाते हैं
तो रिटर्न होने के बाद जो उनके कमान अफसर थे नारगेट, उन्हें कहते हैं कि जितनी ये घटना हुई है, जो भी क्रांति चल रही है, ये जो विद्रोह हो रहा है, इसको याद रखने के लिए एक आपके स्मरण के तौर पर हमको कुछ लिखना चाहिए। तो उस समय उन्होंने अवधी में एक बुक लिखी थी और जिसका हिंदी ट्रांसलेट आप देखोगे, सिपाही से सूबेदार तक उन्हें पूरा लिखा और पूरी स्थिति को बताया कि लोगों ने कैसा गढ़ा है, बादशाह को कैसे समझाया कि आपको दोबारा गद्दी पर होना चाहिए, सिपाहियों ने कैसे झूठ बोले अपने मालिकों के खिलाफ, कैसे बगावत हुई, क्या क्या कंडीशन रही, ये आप बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों पढ़ चुके हो, देख चुके हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने कल भी आपको दिया था कि इतने बड़े मार्क्स लेवल पर ये क्रांति हुई। देखिए, आप थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखाता हूं, ये वो क्षेत्र थे जो सबसे ज्यादा आपके क्रांतिकारी में क्षेत्र रहे। मतलब ये जो आपका रेड पॉइंट मैंने बनाए हुए, ये देखिए, मेरठ बहुत हॉट पॉइंट रहा था, यहाँ विद्रोह बड़ी चरम सीमा पर था। दिल्ली में आप जानते हैं बहादुर शाह जफर रहे और मेरठ की छावनी ने तो आपका किया ही था, क्लियर है। उधर बंगाल की 34वीं आपकी इन्फेंट्री जो थी, इसमें आपका मंगल पांडे, आपका कान में बाली पहनने के ऊपर आपका विद्रोह होता है स्टार्टिंग में। बरेली में आप देख ही रहे थे कि आपके बख्त खां, लखनऊ में ये बेल्ट है, आपका बेगम हजरत महल वाली जो आपका बिजलिस कादिर हैं, कानपुर से आपका नाना साहब, आपका बाजीराव द्वितीय के जो आपके दत्तक पुत्र हैं वो, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई और फैजाबाद से आपका पता है जो एक आपके मौलवी हैं नवाब अजमुल्ला खां, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, जब मैंने कल चैप्टर आपको पढ़ा, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह, या आप जिसको विद्रोह या आप जिसे क्रांति मानते हैं, कि इतनी बड़ी संख्या में हुआ, इतने आम जन लोग इसमें आपके जमींदारों का, छोटी मोटी रियासतों का, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, दिल्ली मुगल सम्राट, अवध बहुत बड़ी रियासत थी, वो भी इसमें आपके इन्वॉल्व हो गए, बड़े मार्क्स लेवल पर चला और अचानक समाप्त हो गया। तो इसके असफलता के कारण क्या थे? क्या कोई बच्चा बताएगा कि ये जो विद्रोह हुआ था, आपने पढ़ा होगा 1857 क्रांति का विद्रोह या क्रांति, तो इसके असफल होने के, यानी कि सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, बेसिकली क्या कारण था? कोई बच्चा बताएगा किसी स्कूल से? जीआईसी कोट कंडारा, आप लोग बताओगे बच्चों? चलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ तो पता होगा आपको कि आखिर में ये सफल क्यों नहीं हुआ। आपने पढ़ा है अच्छे से? आपस में डिस्कस करके बता लीजिए, सोच लीजिए, पहले अपने पॉइंट सोच लीजिए मन में, ये पॉइंट हमको बताना है, ये हो सकता है। चलिए, मैं आपको चैप्टर के लास्ट में सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब कोई बच्चा खड़ा हो जाइए और एक केस स्टडी को पढ़ते हैं। जीआईसी कोट कंडारा, आप ही खड़े हो जाए, कोई भी एक बच्चा, शाबाश। जो बच्चा अभी खड़ा होता, कठैत करके नाम था, मैं नाम मिस हो गया, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाइए। जीआईसी कोट कंडारा, कोई भी एक बच्चा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। सर, चलिए आप पढ़िए बेटा, आप 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों को औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था।
उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ईसा दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि एक उनकी पूर्वी भू संपत्ति के राजस्व निश्चित कर दिया। इस अनैतिक का मात्र एक दशमारा था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया था, उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित। अब कोई और बच्चा माइक लेके पढ़ सकता है? किसी और को दे दो सर। भाई कोई और बच्चा होगा पढ़ने के लिए? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? शुभम कठैत। ठीक है, शुभम कठैत, आप शुरू करें। कठैत, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति का प्रभाव राजस्व की मांग से अनुसूचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनदारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपज क्षमता तथा रेतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशगत सेनानियत जंगबंधु, विद्याधर, महापात्र, ब्रह्मेश्वर राय, जिन्हें लोग बख्शी जंगबंधु के नाम से जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी ही बन गए थे। अपने जमाने से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लिए सर्वोच्च दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के बाद जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन इस
नई मुद्रा से राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमत अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी जो कि कंपनी के एकाधिकारी नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गई थी और इसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम को वर्जित हो गए थे और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इनके अतिरिक्त अनसंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासन व्यवस्था से भी उपस्थित और दुकान दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम में भी भयावह आकार धारण कर लिया। 19 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई थी जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। चलिए, शाबाश, आप बैठ जाइए अभी। बहुत अच्छा। जीएससी कोट कंडारा के बच्चे सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। शाबाश सभी बच्चों को। और चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये उस समय की एक केस स्टडी है। बेसिकली उस समय की एक घटना है जो आपकी घटित हुई थी और इसी पर हम लोग अभी अपना और अच्छे से इसको फोकस करके देखते हैं। बाकी तो शेष घटना भी नीचे भी है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे इसको और देखने का प्रयास करें। कह रहे हैं सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए जो ये जगह है खुर्दा संग्राम। ठीक है, आपको समझ आएगा जो ये बाप खुर्दा जो आपका संग्राम हो रहा है। बेसिकली ये क्षेत्र जो है खुर्दा वाला, ये जो घटना है ये घटना है 1817 के आसपास की। और हम इसको पढ़ेंगे तो कह रहे हैं हमारे शिक्षा के लिए लाभप्रद होगा, यानी कि हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि अगर हम इस घटना को पढ़ें और इस घटना को जानने की कोशिश करें आखिर में क्या हुआ था। तो उपनिवेश यानी कि जो अंग्रेजों की नीति थी उनमें 19वीं आपकी सदी में शुरुआत में सबसे पहला जो असंतोष है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अच्छा, एक विद्रोह है जिसको कहते हैं पाई का विद्रोह। क्लियर है? उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था सिपाहियों द्वारा, वो आपका इसी से संबंधित है। देखिए अब कंडीशन बताई गई है कि आखिर में ये जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पर है। तो कह रहे हैं जो पाई का क्षेत्र है ये उड़ीसा का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है। थोड़ा डार्क हो गया ज्यादा है, कैसा है? उड़ीसा का हिस्सा है जो उत्तर पूर्वी भाग है। तो अगर आपसे पूछ ले खुर्दा कहाँ पर है तो खुर्दा उड़ीसा का है। साउथ ईस्ट जो आपका भाग है उसमें छोटा सा स्टेट था। 19वीं शताब्दी के बाद है और वहां आपका 105 गढ़ मतलब बहुत सारे गांव के समूह से मिलकर बना हुआ उस समय की वहां की एक लोकल यूनिट या इकाई थी। इसमें कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे और कैसा था और ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था। उपजाऊ क्यों था? अगर आप लोग उड़ीसा को पढ़ेंगे तो कौन कौन सी नदी वहां अपना डेल्टा बनाती हैं, समुद्री तट का किनारा है, बंगाल की खाड़ी बगल में है, तो कंडीशन अच्छी हो जाती है। और उस समय उनके शासक थे वीर किशोर देव। उन्होंने 4 परगना तो उनके पास थे और जगन्नाथ जो मंदिर है उसका संचालन का अधिकार भी उनके हाथ में था। और 14 गढ़ों के प्रशासनिक दायित्व के बाद भी आकर उनको ये सब कुछ आपका मराठों को सौंपना पड़ा। इतना कुछ होने के बाद ये सब कुछ किसे देना पड़ा उन्हें? ये सब कुछ उन्हें आपका मराठों को देना। अब जब उन्होंने अपना सब कुछ कमाया हुआ बाढ़ अपना मराठों को दिया, जो उनका पुत्र था मुकुल देव, उनको ये समस्या हुई कि यार ये तो हमारी दुर्दशा है, किया हमने अंग्रेज और मराठों के बीच संघर्ष चल रहा है फिर भी हमें मराठों को देना पड़ा, क्यों ना हमें इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने फायदा उठाया और जगन्नाथपुरी से देखने के जो अधिकार हैं अंग्रेजों के सलाह आपका मशवरा किया और अपने हाथों में ले लिए। 1813 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लिया। इन दोनों मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई की कोई रुचि नहीं थी। अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा,
आपने जगन्नाथ को कब्जे में लिया तो कुछ नहीं कहा, उड़ीसा को लिए कुछ नहीं कहा, वो शांत रहे। दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्हें जबरन अपने अधिकार को लागू किया गया। जबरदस्ती उन्होंने अपने जो उनके राइट्स थे उन्होंने उन राइट्स को शुरू कर लिया। क्लियर है? इसी वजह से अपने पद से विस्थापित होना पड़ा, अब उन्हें अपना छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के उन राज्य में आकर मिल लिया सांत्वना के रूप में, मतलब कोई किसी को सिंपैथी देता है ना, एक नियम सार कुछ तो अनुदान थोड़ा बहुत दे दिया कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि जो सांत्वना होती है उसमें कोई आपका किसी को फोर्सफुल नहीं होता, व्यक्ति को अपनी मर्जी से दी जाता है। क्लियर है? और यहाँ से ही आपका पुरी में ये निश्चित हुआ कि कैसा कुछ आपका रहेगा और कैसी स्थिति यहाँ अब आपके रहने वाली है, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीज का जन्म आपका इसी जगह से होना आपका प्रारंभ होने लगा। अब देखिए, उड़ीसा में दमनकारी था, पूरी कंडीशंस थी, कैसे कैसे खुर्द में आक्रमण हुआ, कैसे अगर उस समय अंग्रेजों ने जो उड़ीसा में टैक्सेशन लगाए थे, जो कर लगाए गए थे, उन करों में भी आपका बाढ़ आपदा के दौरान कोई भी रियायत नहीं दी गई थी। क्योंकि आप जानते हैं उड़ीसा का जो तट है वो कोस्टल तट है, यानी कि बंगाली खाड़ी में जब भी कोई फ्लड आएगा, तूफान आएगा, तो जो वहाँ के तट हैं और उनके तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ तटवर्तीय क्षेत्र में जो कृषि होती है, जो लोग हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। प्रभावित होती तो फसल मर जाती है, शीतकाल में मर जाती है, ग्रीष्म काल में मर जाती है। जब फसल मर जाएगी तो वो टैक्स कैसे देंगे? तो उनको जबरदस्ती टैक्स देने पर मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने क्या करा, इस समय के दौरान वो लोग उन्होंने छोड़कर वो लोग आपका चले गए कि चलिए छोड़ देते हैं, यहाँ रहेंगे नहीं, दूसरी जगह रहेंगे। लेकिन उन्होंने कोई उसमें अपनी उदारता नहीं दिखाई, बल्कि टैक्स वसूलने उतारू रहे और वो अपना टैक्स वसूलने पर खड़े हो गए। अच्छा, उन्होंने टैक्स वसूलना आपका प्रारंभ किया और इस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर भी वहां कोई हेल्प नहीं मिली। फिर वहां लोग आपस में गुट बन गए और उन्होंने उनको भगाने के खिलाफ में हर एक प्रयास किया। वहां पर एक कोशिश थी कि जो आपका वो सिपाही थे, जो आपका अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, क्लियर है, उन्होंने भी वहां से तंग आकर एक विद्रोह उन्होंने किया। क्लियर है? और कह रहे हैं कि 29 मार्च 1817 में इस संग्राम की आपका शुरुआत होती और पाइका के अन्य में चौकी आगी हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें थी जो आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे समझा। फिलहाल जो है आज के लेक्चर में इतना ही। समय समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कक्षाएं हैं, ध्यान दें सभी बच्चे। तो आपको जानना था कि आखिर में ये जो आपका विद्रोह है ये असफल क्यों रहा, जो उसके रीजन हैं ये आपको जानने थे, तो आप खोजिए, नहीं तो कल फिर मैं आपको बताऊंगा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।